नमस्कार। आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुईं, वे क्यों हुईं, वहां क्या स्थिति है और उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में अमित शाह ने लोकसभा में विस्तार से बताया। कांग्रेस द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकतंत्र के मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री का यह भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। इस भाषण के राजनीतिक संदर्भों और मायनों को छोड़ दिया जाए तो मणिपुर हिंसा के कारणों की ऐसी पड़ताल देश के सामने आज तक कभी नहीं रखी गई थी। बुधवार 9 अगस्त को जब अमित शाह सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे, तब उनके पूरे भाषण के दौरान सदन में मुखर तरीके से विरोध नहीं हुआ। आमतौर पर विरोधी पक्ष ऐसे अवसरों पर अधिक मुखर होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा के बारे में हर वो बारीक जानकारी देश दुनिया को दी जिससे आज तक देश के लोग अनभिज्ञ थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस भाषण को यदि आंतरिक सुरक्षा के प्रहरियों के लिए भविष्य का दस्तावेज कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अमित शाह ने मणिपुर पर क्या कहा? बतौर अमित शाह, मैं विपक्ष की बातों से सहमत हूं कि वहां हिंसा का तांडव हुआ है। इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। हम भी सहमत नहीं हैं। इस तांडव से हमें बहुत दुख है। बहुत ही शर्मनाक घटना मणिपुर में हुई है। मणिपुर की घटना जितनी शर्मनाक है, उस पर राजनीति करना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अमित शाह मणिपुर की वायरल वीडियो के बारे में जिक्र कर रहे थे। कहा, एक भ्रांति देश की जनता के समक्ष फैलाई गई है। जब सदन आहूत भी नहीं हुआ था, मैंने पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से मांग की थी कि मैं मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हूँ। इसे समय सीमा में मत बांधिएगा। मैं पहले ही दिन से चर्चा के लिए तैयार था, मगर विपक्ष खुद चर्चा नहीं चाहता था, वह महज विरोध करता रहा। मणिपुर हिंसा की पृष्ठभूमि। अमित शाह ने कहा, करीब 6 साल से मणिपुर में भाजपा की सरकार है। जब से मणिपुर में भाजपा की सरकार बनी, तब से 3 मई 2023 तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं लगाया गया था। मणिपुर एक भी दिन बंद नहीं हुआ, एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं रहा। उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त रही। यह मणिपुर में भाजपा का 6 साल का इतिहास रहा। 2021 में हमारे देश के पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ। म्यांमार में फिर मिलिट्री का शासन आया। डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई। म्यांमार में कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है। इसने लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया। उसके बाद वहाँ के मिलिट्री शासन ने उन पर कड़ाई करनी शुरू की, दबिश बनाई। म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है, वहाँ पर फेंसिंग नहीं है। यह आज से नहीं है, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से नहीं है। उसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी लोगों का वहाँ से यहाँ आना शुरू हुआ। वे यहाँ शरणार्थी के रूप में आने लगे। अमित शाह ने कहा कि चूंकि कुकी समाज के लोगों का झगड़ा म्यांमार की मिलिट्री से था और उन पर दबिश शुरू हुई, तब हजारों की संख्या में कुकी समाज के लोग मिजोरम और मणिपुर में दाखिल होने लगे। परिवार बसने लगे, जंगलों में बसने लगे। उसके बाद मणिपुर के बाकी हिस्सों में असुरक्षा की भावना जगने लगी। डर था कि वहाँ की जनसांख्यिकी बदल जाएगी। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने ये नोटिस किया और उसी वक्त 2022 में गृह मंत्री ने निर्णय किया कि अब हम ये बॉर्डर खुला नहीं छोड़ सकते। बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। अभी हमने तब से 10 किलोमीटर की फेंसिंग पूरी कर दी है। 60 किलोमीटर का काम चालू है। 600 किलोमीटर का सर्वे भी चालू है, जिससे घुसपैठ को रोका जा सके। कांग्रेस ने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की। जैसे ही 2020 में दंगे हुए, हमने 2021 में फेंसिंग का काम शुरू कर दिया, क्योंकि जनसांख्यिकी के बदलाव का डर रहता है। घाटी में मैतेई भाई
और जंगल में कुकी और नागा भाई रहते हैं। कुकी लोगों के लगातार मणिपुर में आने की वजह से जनसांख्यिकी में बदलाव तो हो ही रहा था, मैतेई समाज में असुरक्षा की भावना जन्म ले चुकी थी। उसके बाद जनवरी 2023 से जितने भी वहां शरणार्थी आए थे उन्हें हमारी सरकार ने परिचय पत्र देने की शुरुआत की। उनका थंब इम्प्रेशन लिया, आई इम्प्रेशन लिया, उसके बाद वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है कि गृह मंत्रालय में कोई आंख बंद कर सोया रहा। 1968 से भारत और बर्मा में समझौता है कि बॉर्डर से 40 किलोमीटर जो अंदर आएगा या जाएगा उसको पासपोर्ट नहीं लगेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ से लोग भारत आए गए। क्योंकि वहाँ फेंसिंग भी नहीं थी तो कुकी लोगों की संख्या मणिपुर में बढ़ती गई और मैतेई लोगों में असुरक्षा बढ़ती गई। 29 अप्रैल 2023 को एक अफवाह फैल गई कि 58 जगहों पर जंगलों में जहां शरणार्थी की बसाहटें थीं उन्हें गांव घोषित कर दिया गया है। जैसे ही यह अफवाह फैली उसके बाद से ही घाटी में अनरेस्ट का माहौल शुरू हो गया। उसके बाद हमारी सरकार ने माइक वाली जीपें चलाई, अनाउंसमेंट करवाया कि कोई गांव घोषित नहीं हुआ है। लेकिन जब अफवाहें फैलती हैं तो उसके सिर पैर तो होता नहीं है। वह फैलती चली गई और लोगों में असुरक्षा की भावना को बल मिलता चला गया। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले ने आग में तेल डालने का काम किया, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबी पिटीशन को अचानक चलाया। न भारत सरकार के ट्राइबल आयोग का शपथ पत्र लिया, न भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, न ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, न ही मणिपुर सरकार का लिया। अचानक ही 29 अप्रैल के पहले मैतेई जाति को ट्राइबल घोषित कर दिया। इस फैसले से पहाड़ पर बहुत बड़ी अशांति फैल गई। एक तरफ घाटी में पहले से ही अशांति फैली हुई थी। इस फैसले के बाद पहाड़ पर भी अशांति फैल गई और 3 मई को दोनों समाज के बीच टकराव हो गया। इस टकराव के बाद नस्लीय दंगे शुरू हो गए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। म्यांमार में मिलिट्री शासन आने के बाद बॉर्डर पर ढिलाई आ गई है। म्यांमार में नारकोटिक्स की बड़ी मात्रा में तस्करी मणिपुर में बढ़ी है। हिंसा में उसकी भी भूमिका है। अमित शाह ने कहा 1993 में पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। राजेंद्र कुमार दोरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान नागा कुकी में संघर्ष हुआ। यह भी एक नस्लीय हिंसा थी। उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 शरणार्थी हुए और 1.5 साल तक यहाँ हिंसा चलती रही। आज विपक्ष का कहना है कि हालिया मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले, लेकिन उस वक्त जब इनकी सरकार थी सिर्फ MOS राजेश पायलट आए थे इस पर जवाब देने। उस वक्त इतनी जघन्य घटना हुई। क्या भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की थी? क्या ट्राइबल मिनिस्टर गए? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का तो क्वेश्चन ही डज नॉट अराइज। PM बोले? ना जी। MOS गए? ना जी। और आज विपक्ष हमसे पूछता है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। उस वक्त संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, लेकिन गृह मंत्री जवाब देने तक के लिए खड़े नहीं हुए। उसके बाद MOS ने जवाब दिया। आज इन्हें प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए। पूरा पार्लियामेंट होल्ड कर दिया विपक्ष ने। 1993 में ही दूसरी बार नस्लीय हिंसा का संघर्ष हुआ। 100 लोग मारे गए। वह भी 1 साल चला। उसके बाद राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, बस लोकसभा में नहीं। 1997-98 में इंदर कुमार गुजराल की सरकार आई। कुकी पाइते संघर्ष हुआ। 350 लोग मारे गए। 1 साल संघर्ष चला। यह भी नस्लीय हिंसा थी। इसकी तो चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं आया, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए और आज विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब मांगता है। मैं तो पहले ही दिन से कह रहा हूं कि जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। ये मेरी ड्यूटी है। मैं देश के प्रति जवाबदेह हूं, संसद के प्रति जवाबदेह हूं, विपक्ष के प्रति भी जवाबदेह हूं, लेकिन विपक्ष मुझे बोलने नहीं देता है। 2004 में मनमोहन सिंह PM बने और मणिपुर के CM
ओकराम इबोबी सिंह थे। उस दौरान मणिपुर में लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए। वहाँ के लोगों का मानना है कि वह वर्दी से की हुई नस्लीय हिंसा थी। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, कई सारी SIT बनी, मगर किसने जवाब दिया? किसी ने नहीं। एक चर्चा नहीं हुई, ना MOS ना मिनिस्टर। मेरा यही कहना है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वह परिस्थिति से जन्मी नस्लीय हिंसा है। इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मुझे सुबह के 4 बजे भी फ़ोन किया। अगले दिन फिर सुबह 6 बजे भी फ़ोन किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसे लेकर मुझे उठाया और विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे हैं। 3 दिन तक लगातार मैं वहाँ रहा। हमने यहाँ से काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, 36,000 जवान भेजे, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया, DGP बदल दिया गया। उसके बाद केंद्र से सुरक्षा सलाहकार भेजे गए, केंद्र से चीफ सेक्रेटरी भेजे गए, DGP भी केंद्र ने भेजा। यह सब 4 मई की शाम तक कर दिया गया था। 3 मई को हिंसा हुई और 4 मई तक फैसले लिए जा चुके थे। और विपक्ष का कहना है कि 356 क्यों नहीं लगाया? 356 तब लगता है जब हिंसा के समय राज्य सरकार सहयोग नहीं करती है। हमने DGP बदल दिया, राज्य सरकार ने भारत सरकार के DGP को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, राज्य सरकार ने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी को स्वीकार कर लिया। और रही बात CM की, तो CM तब बदलना पड़ता है जब वह सहयोग न करे। UPA के शासनकाल में वहाँ नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेड लगाए जाते थे। 1 साल में 130 दिनों तक ब्लॉकेड रहा। यह सिलसिला 5 सालों तक चला। उस वक्त वहाँ पर पेट्रोल की कीमत 1200 रुपये हो गई थी। आज हमने 28 दिनों में पूरा काम करके रेलवे को वहाँ पहुँचाया है, सप्लाई चालू है, कीमत भी बढ़ने नहीं दी। वह भी इतनी कठिन परिस्थिति में। एक तरफ जहाँ मैतई का ड्राइवर कुकी एरिया में नहीं जा सकता और कुकी का मैतई में हमने असम से ट्रक भी लाए, ड्राइवर भी लाए और सेना को भी लगाया, तब जाकर दामों को हमने कंट्रोल किया। हालिया के मणिपुर हिंसा की बात करें तो अब तक 152 लोग मारे गए। इसमें कोई छिपाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। जहां मई 2023 में 107 लोग मारे गए, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 और अगस्त में 4। मई में जो 107 लोग मारे गए उनमें से 68 लोग 3, 4 और 5 तारीख को मारे गए। इस आंकड़े को जारी करने का तात्पर्य यह है कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है और विपक्ष इस आग में तेल डालने का काम न करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को मणिपुर के वायरल वीडियो पर भी बात की। अमित शाह ने कहा कि 4 मई को जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वह दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर, किसी महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर थप्पा है। इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, न यह सदन कर सकता है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। 4 मई का वीडियो संसद सत्र के 1 दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो उसे पुलिस तंत्र को देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? क्या उसको सार्वजनिक करना चाहिए? कम से कम उस महिला के सम्मान का तो सोचना चाहिए। अगर वह वीडियो DGP को दे दिया गया होता तो 5 मई तक उस मामले में कार्रवाई हो जाती। जिस दिन वीडियो आया उसी दिन वीडियो की कॉपी से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकार के डेटा के साथ मिलान किया और 9 के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मैं मणिपुर में 3 दिन और 3 रात रहा। मेरे साथी MOS नित्यानंद 23 दिनों तक लगातार वहां रहे। हमने जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक IPS और IS अफसर भी हैं। 36,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी दिन रात तैनात किए हुए हैं, इसलिए हिंसा कंट्रोल में आ रही है। वहां पर स्थित 5 सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय रहे, उसके लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था बना दी गई है। उसकी चेयरमैनशिप केंद्र से भेजे गए सुरक्षा सलाहकार के हाथ में है। कई SIT भी गठित की गई हैं। 14,898 लोगों को अरेस्ट किया है और 1,106 FIR रजिस्टर हुए हैं। पीड़ितों को मुआवजा भी दिया गया है। 30,000 मीट्रिक टन चावल भी रातों रात वहां भेजे गए हैं और भी बांटे जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मेडिकल फैसिलिटी का अभाव न हो, उसके लिए भारत सरकार की 8 टीमें वहां अलग अलग कैंपों में अपनी सेवा दे रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केसों की सुनवाई भी चल रही है।
बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो चुकी है। घाटी में 98% स्कूल खुल चुके हैं, 80% उपस्थिति रहती है। 2% स्कूलों में कैंप चल रहे हैं, उसमें स्थायी शेल्टर बनाने की शुरुआत हो चुकी है। राहत सामग्री समय पर पहुंचे उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। सुरक्षा की समीक्षा मैं हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करता हूं। गृह सचिव हर दूसरे दिन करते हैं और डीआई भी रोज करते हैं। शांति स्थापित करने की दिशा में कोई भी कमी नहीं की जा रही है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कम से कम समय में हम हिंसा को रोकने का काम कर पाएंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।